दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है प्रकाश सिंह जी की बुक द वाइल्डेस्ट स्पोर्ट ऑफ ऑल। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में है। हमारी नई कहानी है अ टाइगर ऑन कॉल। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि बड़े ही फेमस शिकारी जिम कॉर्बेट वो मैन ईटर टाइगर हंटिंग के बारे में जाने जाते हैं, लेकिन एक बात के लिए और जाने जाते हैं, और वो बात ये है कि वो टाइगर को बुलाकर उसका शिकार करते थे। जिस तरीके से जिम कॉर्बेट टाइगर को बुलाते थे, उस तरह से टाइगर को बुलाना, अपनी पसंदीदा जगह और फिर उसे गोली मारना, इसे टाइगर कॉलिंग कह के लोग बुलाने लगे। एक तरह की ये बन गई फाइन आर्ट। अब ये आर्ट एक इनक्रेडिबल आर्ट बन गई। मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ। हमारे शिकारियों ने टाइगर का एक शिकार ढूंढा। टाइगर ने शिकार किया हुआ था एक नीलगाय का, उसे खाया भी था, लेकिन कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा। अब क्योंकि कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा खाया था, इसका मतलब अभी टाइगर दोबारा आएगा उसे पूरा पूरा खाने। अब टाइगर के आने की संभावना पूरी पूरी थी, यानी कि शिकार के चांसेस ब्राइट थे। मैं बैठ गया शिकार के पास मचान पर। अंधेरा होने के बाद, हल्की सी आहट करने के बाद, टाइगर आ गया शिकार पर। अब जो आसमान में हल्की हल्की रोशनी होती है, उसके आधार पर मैंने परछाई ढूंढने की कोशिश की उस टाइगर की। अभी तक जो झींगुर और दुनिया भर के कीट पतंगे आवाजें निकाल रहे थे, वो भी समझ गए कि ताऊ जी आ चुके हैं, यानी कि जंगल के राजा साहब आ चुके हैं, और उन्होंने भी आवाजें निकालनी बंद कर दी। अब छा गया था एकदम सन्नाटा। अभी सन्नाटा मुझे परेशान कर रहा था। अब मुझे टाइगर नजर आ नहीं रहा था, और उसकी परछाई को मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था। नजर नहीं आ रही थी, और पल पल बीतते जा रहे थे। तभी मुझे सुनाई दी एक चिर परिचित आवाज, यानी कि टाइगर के हड्डियां तोड़ने की आवाज और उसके मांस को गटकने की आवाज। अब आवाज की दिशा और ध्यान से देखने पर मुझे मालूम चला कि मेरे पेड़ के नीचे ही एक काली सी परछाई है। यही है वो टाइगर। अब फिर आज मेरे पास एक अच्छी टॉर्च नहीं थी, तो भगवान से प्रार्थना करते हुए मैंने धीरे धीरे अपनी राइफल को उठाया, अपने कंधे पर लगाया। निशाना लगाया मैंने .475 राइफल से, और दबा दिया ट्रिगर। अब बंदूक का जबरदस्त धमाका हुआ, और उस धमाके के साथ में ही सुनाई दी टाइगर की ग्राउल। अंधेरे में अपने नीचे मुझे कुछ चमकता सा दिखाई दिया। उसके बाद कलाबाजी लगा के टाइगर उस शिकार से झाड़ियों के अंदर चला गया। अब मुझे ये तो मालूम था कि टाइगर को मैंने हिट कर दिया है। कितनी गंभीरता से, कितना सटीक निशाना लगाया है, ये मुझे नहीं मालूम था। तो मैं मचान पर ही बैठा रहा, क्योंकि ऐसा करना ही सुरक्षित था। अब अंधेरे के घंटे खत्म होने वाले थे, आने वाला था उजाला। हालांकि जब तक मैं बैठा रहा, अपने कानों पर जोर देता रहा कि कहीं से मुझे कोई आहट सुनाई दे जाए, जिससे टाइगर की पोजीशन और वो कितना घायल है ये मुझे मालूम चल जाए। अब जो बाकी की अंधेरी रात थी, वो बिना नींद के मैंने गुजारी पेड़ के ऊपर एक प्लेटफॉर्म पर। लेकिन जो टाइगर था, उसने किसी भी तरह की कोई भी आवाज निकाली नहीं। तभी जंगल के अंदर ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। उसने मेरे अंदर एक नई ताजगी ला दी। अब ऊपर की पत्तियां मेरे सर से टकरा रही थी। अब धीरे धीरे रात जा रही थी, सुबह हो रही थी, और जो फॉल्स डॉन होता है वो शुरू हो गया था। अब रात के अंधेरा जा रहा था, उजाला होने के पहले का छद्म उजाला, यानी कि फॉल्स डॉन शुरू हो गया था। ये फॉल्स डॉन वो होता है जिससे कई बार पक्षी भी धोखा खा जाते हैं, समय से पहले चहचहाने लगते हैं। अब सूरज की पहली किरणों का स्वागत किया पेड़ पौधों ने, क्योंकि उन्हें इंतजार था सुबह का। अब जो काले साए थे पेड़ों के, वो हरे रंग में बदल रहे थे। पक्षियों ने अपने गीत गाने शुरू कर दिए थे। हर कोई खुशी मना रहा था कि रात बीत गई, मौत का सन्नाटा बीत गया, नई सुबह ने
उनका स्वागत किया है। हाथी आया मुझे लेने के लिए। हाथी के ऊपर बैठकर मैं चला गया कैंप साइट। लेकिन अभी टाइगर के साथ मेरा मुकाबला खत्म नहीं हुआ था। पिक्चर अभी बाकी थी। जब मैं पेड़ से नीचे उतर रहा था तो एक शिकारी जो नीचे तहकीकात कर रहा था उसे मिल गए थे खून के निशान। मैं उन खून के निशानों के पीछे जाना चाहता था, लेकिन जमीन वहां की बड़ी ही खराब थी। बड़े बड़े पत्थर थे, बहुत सारी कटीली झाड़ियां थी, घना जंगल था, चल पाना मुश्किल था। और क्योंकि मैं हाथी के ऊपर जा रहा था तो हाथी चल पाने में सक्षम नहीं था और घायल टाइगर को ढूंढने पैदल जाना आत्महत्या करने के बराबर था। अब चोट से हमें यह नहीं मालूम चल रहा था कि टाइगर इस चोट से मरने वाला है या फिर यह चोट ठीक हो जाएगी, टाइगर वापस जंगल में खो जाएगा। अब क्योंकि सूरज ऊपर चढ़ रहा था, गर्मी लग रही थी, तो हमने उस मुश्किल काम को वहीं छोड़ दिया। हम वापस आ गए कैंप में। अगले दिन सुबह आग जल रही थी। हम लोग वहां बैठकर विचार विमर्श कर रहे थे। आग के ऊपर चाय की केतली चढ़ी थी। आज दिन में क्या करना है ये प्लान डिस्कस हो रहे थे कि तभी दूसरे शिकारी आए और उन्होंने बताया कि वो जो नील गाय को टाइगर ने मारा था, जिस शिकार के ऊपर कल रात में बैठा था, उसे किसी दूसरे जानवर ने डिस्टर्ब कर दिया है पिछली रात। अब जो उसके बात करने का टोन था बड़ा ही सीरियस था। ऐसा लग रहा था कि टाइगर उस शिकार पर वापस आया था। अब जो बाकी लोग बैठे थे वो गुस्से से चिल्लाए। उनका मन तो कर रहा था कि बॉनफायर से जलते हुए अंगारे उसकी दाढ़ी में फेंक दें। वो बोले, तुम जाओ यहां से, हम प्लान कर रहे हैं शिकार का और तुम बकवास खबर लेके आ रहे हो। अब वो शिकारी दुखी मन से हमारे पास में ही उकड़ू बैठ गया। अब जो परिस्थितियां बन गई थी कि आपस में ही शिकारी एक दूसरे पर झल्ला रहे थे, ये देखकर मैं और मेरे भाई अपने आप को हंसने से नहीं रोक सके। मुझे याद आया कुछ साल पहले टाइगर ने एक शिकार किया था और मैं और मेरे भाई उस शिकार के ऊपर मचान बनाकर बैठे थे। अब जो हमारे साथ एक बिजनेसमैन थे जो कि अभी अभी नाराज हुए थे उस शिकारी पर, वो हमारे साथ उस ट्रिप में पहली बार आए थे। नया नया एक्सपीरियंस था, नया नया जोश था और नई नई चमकती हुई बंदूक थी। बड़ी जल्दी ही उन बिजनेसमैन और नए नए शिकारी को एक बात समझ में आ गई थी कि मार्केट में पैसा लगाने का साहस और फायदा और नफा और नुकसान उठाने का साहस अलग होता है। जंगल के अंदर एडवेंचर करना और अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब अपने पैंट को ऊपर खींचते हुए जैसे कि वो कमर कस रहे हों, मेरे भाई से बोले कि चलो मैं मचान पर बैठूंगा और आपके ठीक बगल में बैठूंगा। हमने उनसे बार बार मना किया कि आप नए नए शिकारी हो, आप हाथी पर बैठो, छोटे मोटे शिकार करके आओ, हिरण मारो, सुअर मारो या फिर मारो जंगली मुर्गे। उन्होंने कहा, न खाता ना बही, जो हम कहें वही सही। हम तो बैठेंगे मचान पर टाइगर के इंतजार में। बार बार मना करने पर भी वो नहीं माने। हम दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा, बिना बोले ही सब कुछ बोल दिया कि अगर जाना चाहता है तो इसे जाने दो। हालांकि हमें मालूम था कि ये जो बिजनेसमैन भाई साहब हैं, इनको ले जाने का मतलब है हाथ आया टाइगर छोड़ना पड़ेगा, यानी कि हाथ धोना पड़ेगा टाइगर से। अब जो मेरे बड़े भाई हैं, उन्हें वो घटनाक्रम याद करके खुशी नहीं होती जो घटनाक्रम हुआ था। अब मेरे भाई और वो बिजनेसमैन हाथी पर बैठ के चले। जब हाथी दूर जा रहा था, घने जंगल के अंदर एंटर कर रहा था, तो बिजनेसमैन साफ साफ डरे हुए दिख रहे थे। मजबूत से मजबूत दिल वाले लोग घबरा जाते हैं जब घने जंगल के अंदर शाम ढल रही होती है, अंधेरा आ रहा होता है, चिड़ियों की चहचहाहट के बीच एक अजीब सा सन्नाटा होता है। तब कमजोर दिल वालों का दिल बोलता है, आ अब लौट चले। और उस भयानक कंडीशन में टाइगर का तड़का मार दीजिए, यानी कि ऐसे में टाइगर आ जाए तो क्या ही कहने। उस इंसान की हालत की कल्पना आप शायद ही कर पाए।
अचानक से हाथी ने अपनी दिशा बदली, एक पानी की स्ट्रीम को क्रॉस करके जंगल की तरफ जा रहा था। बिजनेसमैन नर्वस होके वो जो खुले मैदान से थे, पलट पलट के उनकी तरफ देख रहे थे। अब जब मचान के नज़दीक पहुंचे तो हाथी से जल्दी से उतर के मेरे भाई मचान के ऊपर चढ़ गए। बिजनेसमैन बगावत पर उतारू हो गए। बोले लगे, इसकी हाइट तो कम है, इस पे तो खतरा है। हाथी को इशारा कर दिया जाने का और मेरे भाई ने इशारा करके मुंह पर उंगली रख के बिजनेसमैन से कहा, अब शोर मत करना। अब जब बिजनेसमैन ऊपर चढ़ गए थे तो उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापस आ गया था। उन्हें समझ में आ गया था कि उनकी ऊंचाई ठीक ठाक है। तो जब उनसे कहा गया शोर मत करना तो उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। अब उन्हें इस बात का कॉन्फिडेंस भी था कि मेरे भाई उनके ठीक बगल में बैठे थे। एक कॉन्फिडेंस ये भी था कि अच्छी चमकती हुई राइफल उनकी गोदी में रखी थी। बस वो जो शिकार से बदबू आ रही थी तो वो नाक भौं से कोड़ रहे थे। अब हवा चलनी बंद हो गई, चिड़ियों का चहचहाना बंद हो गया। अजीब सा सन्नाटा, खतरनाक सन्नाटा, भयानक सन्नाटा आ गया जंगल में। और काली परछाइयां धीरे धीरे और ज्यादा काली होने लगी। अब थोड़ी दूरी पर एक सांबर डियर ने अलार्म कॉल की। ये कॉल इतनी परफेक्ट थी कि मेरे भाई को मालूम चल चुका था कि पहाड़ की तरफ से टाइगर चल चुका है और उस टाइगर को इस सांबर ने देख लिया है। और वो टाइगर यहीं आ रहा है, हमारे पेड़ के नीचे, क्योंकि यहाँ पर है उसका शिकार। अब सांबर के भागने की आवाज़ पहाड़ में गूंज गई, क्योंकि टाइगर से बच के अपने खुरों के सहारे पत्थरों के ऊपर वो भाग रहा था। अब मेरे भाई ने अपने आप को पूरी तरह से अलर्ट कर लिया था। आंख कान सब पे फोकस था। वो हर आवाज को सुनने की कोशिश कर रहे थे, हर हिलते हुए साए को देखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस सांबर डियर की आवाज ने और आगे क्या होने वाला है इस बात की कल्पना ने उस बिजनेसमैन को अंदर से हिला डाला था। जैसे ही सांबर ने कॉल की वो उछल के ऊपर खड़े हो गए, डर के मारे। अब दो तीन बार उनके उछलने की वजह से मचान हिल रहा था, उससे चर चर की आवाज भी आ रही थी। अब मेरे भाई अफसोस कर रहे थे कि जो मैंने सलाह दी थी, इसको ले जाने के बाद आपको टाइगर से हाथ धोना पड़ेगा, ये बात सच हो रही थी। और वो अफसोस कर रहे थे कि इसे लाए तो क्यों लाए। अब मेरे भाई ने बिना कुछ बोले अपने हाथ से उसकी कलाई पर दबाव बनाया और उसे इशारा किया कि बैठ जाओ नीचे, शोर मत करो, और धीरे से बोला, टाइगर यहीं आ रहा है, ऐसी हरकत करोगे तो तुम्हें ले जाएगा। लेकिन टाइगर का डर उस बिजनेसमैन के अंदर तक घुस गया था। अब उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाजें आ रही थी, उसका पेट भी बगावत कर रहा था। अब सांबर दोबारा बोला। टाइगर का जो शिकार पड़ा था उसके सामने की झाड़ियों से, यानी कि टाइगर नजदीक आ चुका था। अब जैसे ही सांबर बोला, यह बिजनेसमैन दोबारा उछला, तेजी के साथ उछला। पहली बार जितना उछला था उससे भी ज्यादा। मचान हिलने लगा। मेरे भाई ने गुस्से से उसकी तरफ सर घुमाया। उसने भी मुड़ के देखा कुछ लाचार निगाहों से कि ये हरकतें मैं कर नहीं रहा हूं, मुझसे हो जा रही हैं। अब मेरे भाई ने उसका हाथ दबा के अपना ध्यान टाइगर की तरफ लगाने की कोशिश की और सुनने लगे आहट जो उसके भारी कदमों की आ रही थी। अब जब मेरे भाई अपनी आंखों पर जोर देके हर काले साए को देख रहे थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि टाइगर अब आया कि तब आया, तभी उन्हें टप 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 की आवाज सुनाई देने लगी। मुड़ के देखा तो उनके साथी बिजनेसमैन शू कर रहे थे मचान की रस्सियों के बीच से। अब जो ये बिजनेसमैन यूरिनेट कर रहे थे और वो उतनी ऊंचाई से यूरिन नीचे पत्तों पर गिर रहा था, तो जो उसकी आवाज थी उस आवाज की वजह से बाकी सारी आवाजें सुनाई देना बंद हो गई। अब मेरे ब्रदर को गुस्सा आ गया था। उन्होंने अपना मुक्का उसके सिर पर मारने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो पलट गया था मेरे भाई की तरफ, क्योंकि उसका क्रियाकलाप खत्म हो गया था और उसने किए कराए पर पानी फेर दिया था। अब बिजनेसमैन ने अपनी फूली हुई तोंद दिखाई, जो कि और ज्यादा फूल चुकी थी। टेंशन की वजह से उनके पेट के अंदर तितलियां नाच रही थीं। अब उन बिजनेसमैन ने इशारा किया कि अभी तो एक नंबर किया है,
2 नंबर अभी बाकी है और अब हमसे ना हो पाएगा, यानी कि अब हम ना रोक पाएंगे। टाइगर वो जो इतनी आवाजें सुन चुका था भांति भांति की, अब उसने क्यों आना था? वो तो समझ चुका था कि यहाँ पर एक अनाड़ी शिकारी है। तो इस तरह से हमारे हाथ से शिकार निकलवा दिया उन बिजनेसमैन ने, और आज तक इस बात के लिए उनकी रैगिंग की जाती है। अब वापस अपनी कहानी पर आते हैं। ये वही बिजनेसमैन शिकारी थे जो उस शिकारी पर गुस्सा हो रहे थे कि तुम इतनी बेकार खबर लेके आए हो। अब मैंने उन पर ध्यान देना बंद कर दिया। मैं गया उस मचान की तरफ जहां मैं रात को बैठा था। अब वो नीलगाय जो कि अच्छे खासे बड़े साइज की थी, उसके दोनों पिछले पैर काट के खींच के दूर ले जाए गए थे। जिस तरह से शिकार में तोड़फोड़ की गई थी, ये साफ बता रहा था कि यहाँ पर आया था एक बड़ा शिकारी, यानी कि बड़ा कार्निवोरस जानवर। क्योंकि जिस तरह से ये शिकार तहस नहस किया गया था, छोटे कार्निवोरस की तो बस की भी बात नहीं थी। पक्का ये टाइगर ही था। अब मेरे मन में विचार आया कि कहीं ये वही टाइगर तो नहीं है जिसे मैंने घायल कर दिया था। अब मैंने डिसाइड किया कि रात को मैं फिर बैठूंगा मचान पर, टाइगर के इंतजार में, देखूं आज की रात कैसे नज़ारे लेकर आती है। मेरे भाई के पास भी करने के लिए कुछ था नहीं, तो मचान के पास वाले पेड़ पर उन्होंने डिसाइड किया कि वो बैठेंगे। जिस पेड़ पर मेरे भाई बैठे थे, उसके नीचे से एक गेम ट्रेल जाता था और दूर से जाती थी एक रेलवे लाइन। अब ये जो गेम ट्रेल जाता था, इसका इस्तेमाल रेलवे का स्टाफ भी करता था मजबूरी में। थोड़ी देर में साइकिल की आवाज़ सुनाई देने लगी। जल्दी जल्दी पैडल मारता हुआ रेलवे का एक स्टाफ मेरे भाई के पेड़ के नीचे से निकल गया साइकिल चलाते हुए। अब मेरे बड़े भाई को लग रहा था कि कोई शिकार विकार तो मिलने वाला है नहीं, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये जो साइकिल सवार है अपनी जिंदगी खतरे में डाल के जा रहा है उस इलाके में जहां पर टाइगर ने शिकार किया हुआ है। ये साइकिल से जा रहा है, भले ही अपनी नौकरी पर जा रहा है। नौकरी पेट पालने के लिए है, लेकिन जिंदगी रहेगी तभी तो नौकरी रहेगी। तो उन्होंने सोचा इसको सबक सिखाना होगा, और क्यों ना इसी बहाने थोड़े मजे भी ले लिए जाएं। अब उन्होंने अपने हाथों से मुंह के सामने कप सा बनाया और टाइगर की आवाज निकाली, वो आवाज जो शाम के टाइम पर टाइगर गश्त लगाते वक्त निकालता है। अब मैंने अपने भाई को आवाज निकालते तो देख लिया था, लेकिन मैंने ये नहीं देखा था कि वहां से कोई साइकिल सवार गया है। तो मुझे लगा कि मेरे भाई मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने भी टाइगर की आवाज निकाली, उन्हें बताने के लिए कि मैं बेवकूफ नहीं बनने वाला। लेकिन वो बेचारा साइकिल सवार, अब दो दो टाइगर उसके पीछे पड़े थे। अब जो साइकिल सवार की हालत थी वो देखने लायक थी, लेकिन उसे देख पाए थे केवल मेरे भाई, क्योंकि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि वहां पर कोई साइकिल सवार है। वो किस्सा तो बाद में मैंने सिर्फ सुना। हमने तो टाइगर की आवाजें निकाली थी मजे लेने के लिए, लेकिन हमें क्या मालूम था कि उसे सुन के सही में टाइगर आ जाएगा। झाड़ियों से सरसराहट की आवाज सुनाई दी और मेरे पेड़ के नीचे आ गया टाइगर। जहां पर शिकार पड़ा था करीब करीब वहीं पर वो टाइगर आ गया था। या तो ये वही टाइगर था जिसने शिकार को मारा था और उसे लगा कि उसके शिकार के पास कोई दूसरा टाइगर आ गया। ये टाइगर कहीं नींद में सोया हुआ था और जैसे ही उसने दहाड़ सुनी, वो बोला, 001 तेरी बहन को नमन। अब मेरे साथ जो दूसरा शिकारी था उसके पास थी 12 बोर की शॉटगन और उसमें पड़ा हुआ था एलजी स्लग। मेरे पास थी पैराडॉक्स गन और इसके अंदर भी थे एलजी स्लग कार्ट्रिज। तो स्लग था, फिर भी मैंने कोशिश की कि पिन पॉइंट कर सकूं, टाइगर के ऊपर सटीक निशाना ले सकूं। अब हम लोग बंदूक उठाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि हमारी जानकारी के हिसाब से तो वहां पर एक ही टाइगर था और उसे मैंने एक दिन पहले ही घायल कर दिया था। हमें नहीं मालूम था कि यहाँ पर दूसरा टाइगर भी है। अब टाइगर नीचे आ चुका था, मेरे साथ वाला बंदूकधारी भी तैयार नहीं था। जल्दी जल्दी हड़बड़ा के
उसने भी बंदूक कंधे पर लगाई, मैंने भी बंदूक लगाई थी अपने कंधों पर, हड़बड़ाहट में ही। अब टाइगर क्या कर रहा था ये तो हमें समझ में आ नहीं रहा था, क्योंकि नीचे था अंधेरा, लेकिन बड़ी सी काली परछाई हमारे नीचे थी। इतनी बड़ी परछाई तो टाइगर की ही होती है। हम दोनों की गन्स एक साथ चली और एक साथ 4 बैरल खाली हो गई उस टाइगर के ऊपर। टाइगर ने जबरदस्त दहाड़ मारी और उसके बाद वो झाड़ियों में गायब हो गया। शायद वो कहना चाहता था, आखिर मैं ही मिला तुम्हें। हालांकि अगर टाइगर हमारे ऊपर उछलता तो हमारी ऊंचाई कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, आराम से टाइगर हमें पकड़ सकता था। अब झाड़ियों के अंदर भागने की आवाज आती रही, टकराने की आवाज आती रही, यानी कि टाइगर घायल था, यहां वहां बदहवासी में भाग रहा था। अब जंगल में खामोशी छा गई थी, एकदम शांति छा गई थी। उसके बाद हम लोग भी बिल्कुल जड़वत बैठे रहे अपने मचान पर। हमारे महावत ने गोलियों की आवाज सुन ली थी। काफी समय इंतजार करने के बाद वो हाथी को लेके आ गया, पेड़ के नीचे लगाया। मचान से हम डायरेक्ट हाथी के ऊपर उतरे और चल पड़े अपने कैंप की तरफ। सुबह हमने शिकारियों को भेजा तो मालूम चला कि टाइगर वहीं पर मरा हुआ पड़ा था जहां पर हमने आवाज सुनी थी उसकी झाड़ियों से टकराने की। अब एलजी स्लग के 4 कारतूस उसके ऊपर खाली कर दिए गए थे। उसकी चेस्ट पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। अब मैंने पूरे घटनाक्रम को याद करने की कोशिश की उस वक्त से जब मैंने टाइगर को घायल कर दिया था, और फाइनली जब मेरी झोली में एक टाइगर आ गया था, तब तक क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे। जो नील गाय को मारा था वो एक टाइगर ने नहीं मारा था जैसा कि हमने सोचा था, उसे मारा था टाइगर्स के जोड़े ने। पहली रात को जो टाइगर घायल हो गया था, घायल होके भाग गया था, जो शिकार पर आया था, वो टाइगर नहीं था, टाइग्रेस थी। अब टाइगर वहीं आसपास कहीं पर था, जो कि मेरी जानकारी में नहीं था। जब उसकी मेट टाइग्रेस घायल होने के बाद भाग गई तो टाइगर वहां पर आया और उसने उस शिकार को खाया। अब उस दिन जो हमने टाइगर्स की आवाज निकाली, मैंने और मेरे भाई ने, करीब करीब एक्यूरेट आवाज निकल गई। और उस आवाज को सुन के ये टाइगर समझा कि कोई दूसरा टाइगर आ गया है इसकी टेरिटरी के अंदर और उसके शिकार को खाने की, यानी कि छीनने की कोशिश कर रहा है। तो ये टाइगर जो कहीं पर नींद में था, उस आवाज को सुन के अपने दुश्मन से निपटने के लिए आ गया था, लेकिन निपट गया था हमारे हाथों से, और इस तरह से हमारी झोली में आ गया था ये टाइगर। तो दोस्तों, इस तरह से एंड हुई ये कहानी। हमारी नई कहानी में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।